का जो हमारा मुख्य मिशन है वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी IRFC। हाँ, IRFC के शेयरों में आई अचानक और भारी गिरावट को समझना। और सिर्फ गिरावट नहीं, उसके ठीक पीछे काम कर रही सरकार की एक बड़ी विनिवेश योजना को भी समझना। विनिवेश यानी डाइवेस्टमेंट प्लान। जी बिल्कुल। तो बाजार में अचानक से जो ये तूफान आया है ना, इसके पीछे का गणित क्या है और ये बड़े स्तर पर क्या संकेत दे रहा है, आज हम इसी के हर एक पहलू को खोलकर देखेंगे। और ये जरूरी भी है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, और ये विषय इसलिए भी इतना दिलचस्प हो जाता है क्योंकि वित्तीय बाजारों में ना जब हम किसी शेयर को इस तरह से गिरते हुए देखते हैं तो पैनिक होने लगता है। हाँ, लेकिन वो अक्सर सिर्फ लाल रंग का एक आंकड़ा नहीं होता। इन आंकड़ों के पीछे बहुत ही गहरी सरकारी रणनीतियां होती हैं। तरलता यानी लिक्विडिटी का प्रबंधन होता है, और बाजार का मनोविज्ञान भी। एग्जैक्टली, बाजार का मनोविज्ञान छुपा होता है। IRFC के मामले में स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है वो महज एक दिन की ट्रेडिंग का कोई सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है। तो फिर क्या है ये एक बहुत ही सोची समझी सरकारी योजना का सीधा परिणाम है जो ये तय कर रही है कि बाजार में शेयरों की आपूर्ति कैसे और किस कीमत पर होगी। तो चलिए सीधे उन ठोस आंकड़ों से ही शुरुआत करते हैं जिन्होंने इस वक्त पूरे बाजार का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। हाँ, आंकड़े सबसे अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। अगर आज सुबह के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के आंकड़े देखें तो IRFC के शेयर 4.22% गिरकर 104 रुपये 82 पैसे पर आ गए हैं। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस शेयर का पिछले 52 हफ्तों का नया निचला स्तर है, जिसे हम बाजारी भाषा में 52 वीक लो कहते हैं। सही कहा, 52 वीक लो। पिछले सिर्फ 2 कारोबारी सत्रों की बात करें तो इसमें लगभग 6% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। और अगर हम इसके उच्चतम स्तर से तुलना करें तो इस गिरावट की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 29.63% नीचे ट्रेड कर रहा है। लगभग 30% का करेक्शन। हाँ, इसकी 52 हफ्ते की रेंज 104 रुपये 66 पैसे से लेकर 148 रुपये 95 पैसे तक रही है। मतलब जो शेयर कभी 148 रुपये के पार उड़ान भर रहा था वो आज 104 के स्तर पर संघर्ष कर रहा है। इन आंकड़ों में ना सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पहलू वो तरीका है जिससे ये गिरावट शुरू हुई है। आप गैप डाउन ओपनिंग की बात करें? बिल्कुल, यहाँ गैप डाउन ओपनिंग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए क्या आप इसे थोड़ा डिकोड करेंगे? जरूर। जब बाजार खुला तो ये शेयर शुरुआत में ही 3.15% फिसल गया था। बाजार खुलते ही? हाँ, बाजार खुलते ही। अब जो लोग बाजार की कार्यप्रणाली को गहराई से समझते हैं वे जानते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग का मतलब सिर्फ कीमत कम होना नहीं होता। तो इसके पीछे क्या संकेत होता है? ये इस बात का एकदम स्पष्ट संकेत है कि पिछले दिन के बाजार बंद होने और आज सुबह बाजार खुलने के बीच के समय में संस्थागत निवेशकों और बड़े फंड्स ने इस शेयर की कीमत का रीप्राइसिंग कर लिया था। रीप्राइसिंग यानी पुनः मूल्यांकन? जी, बाजार खुलने से पहले ही बिकवाली का इतना भारी दबाव बन चुका था। सेलिंग प्रेशर? हाँ, सेलिंग प्रेशर इतना बन चुका था कि शेयर को सीधे 3% नीचे ही खुलना पड़ा। बाप रे। ये रातों रात हुए एक बड़े इंफॉर्मेशन शॉक को दर्शाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। क्या ये गैप डाउन ओपनिंग सिर्फ एक घबराहट का नतीजा थी, मतलब पैनिक सेलिंग थी, या इसके पीछे कोई बहुत ही सटीक और ठंडी गणना काम कर रही थी? हाँ, क्योंकि ये कोई ऐसी गिरावट तो नहीं है जो कंपनी के खराब तिमाही नतीजों या किसी घोटाले की वजह से आई हो। ये बहुत ही सही सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है कि ये बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग नहीं है। ओके। ये शुद्ध रूप से एक गणितीय समायोजन है। मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। एग्जैक्टली। और इसका सीधा कारण है सरकार द्वारा लाया जा रहा OFS। OFS यानी ऑफर फॉर सेल। हाँ, ऑफर फॉर सेल जब किसी कंपनी का सबसे बड़ा प्रमोटर, जो इस मामले में भारत सरकार खुद है, वो बाजार में अचानक से लाखों करोड़ों नए शेयर बेचने के लिए उतार देता है तो बाजार तुरंत उस नई आपूर्ति के हिसाब से कीमत को एडजस्ट करता है। तो इसे हम घबराहट नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं, इसे घबराहट नहीं बल्कि बाजार की दक्षता कहा जाएगा, मार्केट एफिशिएंसी। यहाँ ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि हम जिस OFS की बात कर रहे हैं ना,
उसका आकार कोई छोटा मोटा नहीं है। बहुत बड़ा है। चलिए सीधे ओएफएस के आंकड़ों पर आते हैं। सरकार इस प्रक्रिया के जरिए आईआरएफसी में अपनी कुल 4% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। 4% सुनने में शायद छोटा लगे। वही तो, वर्तमान स्थिति को देखें तो आईआरएफसी में सरकार की बहुत ही भारी भरकम हिस्सेदारी है, लगभग 86.36%। और इस पूरी विनिवेश प्रक्रिया के बाद ये हिस्सेदारी घटकर 82.36% रह जाएगी। अब 86% से 82% तक आना सुनने में शायद एक छोटा बदलाव लगे श्रोताओं के लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। बिल्कुल, जब हम 1,37,089 करोड़ रुपए के विशाल मार्केट कैप वाली कंपनी की बात कर रहे हो ना, तो ये 4% एक बहुत बड़े वित्तीय भूचाल के बराबर होता है। बिल्कुल, इस 4% का सीधा सा मतलब है बाजार में अचानक से करोड़ों अतिरिक्त शेयरों की बाढ़ आ जाना। और अर्थशास्त्र का बुनियादी नियम तो यही कहता है कि जब किसी भी संपत्ति की आपूर्ति रातों रात बढ़ जाती है और मांग वहीं की वहीं रहती है, तो संतुलन बनाने के लिए कीमत को नीचे आना ही पड़ता है। बिल्कुल, कीमत को गिरना ही पड़ता है। सरकार का नियंत्रण भले ही 82.36% के साथ पूरी तरह से कायम रहेगा, लेकिन बाजार में आम जनता के लिए ट्रेड होने वाले शेयरों की संख्या, जिसे हम पब्लिक फ्लोट कहते हैं, पब्लिक फ्लोट, हाँ, उसमें एक बहुत बड़ा उछाल आ जाएगा। और यही वो अतिरिक्त आपूर्ति है जिसे सोखने के लिए बाजार वर्तमान में संघर्ष कर रहा है। लेकिन इस ओएफएस की संरचना में एक और तकनीकी पेंच है, ग्रीन शू ऑप्शन। हाँ, फाइलिंग में ग्रीन शू ऑप्शन का स्पष्ट जिक्र है, जो कि बहुत ही स्मार्ट मूव है। अब बाजार को समझने वालों के लिए ये कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन इस विशेष ओएफएस में इसके इस्तेमाल की जो रणनीति है वो थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है। कैसे? मूल योजना तो कंपनी की कुल इक्विटी का 2% हिस्सा बेचने की है, जो कि लगभग 26.13 करोड़ शेयर होते हैं। हाँ, इसे बेस साइफ कहा गया है जी। इसके बाद सरकार के पास ये ग्रीन शू ऑप्शन है कि अगर मांग बहुत ज्यादा हो तो वे 2% अतिरिक्त शेयर और बेच सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 4% हो जाता है। मेरा सवाल यही है कि अगर सरकार को 4% बेचना ही था तो सीधे 4% की घोषणा क्यों नहीं की? क्या ये जो 80% बायस सेंटिमेंट दिख रहा है उसको देखते हुए महज एक सुरक्षा कवच है, या ये बाजार के मनोविज्ञान से खेलने की कोई सोची समझी चाल है? ये एक बहुत ही शानदार अवलोकन है आपका। सीधे 4% की घोषणा करने और 2% प्लस 2% ग्रीन शू की घोषणा करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, अगर सरकार एक ही बार में 4% यानी लगभग 52 करोड़ शेयर बेचने की घोषणा कर देती तो बाजार इसे एक बहुत बड़े सप्लाई शॉक की तरह लेता। बिल्कुल, सप्लाई शॉक। इसे शेयर की कीमत में ओएफएस खुलने से पहले ही इतनी भारी गिरावट आ सकती थी कि पूरी योजना ही खतरे में पड़ जाती। ओह, तो मतलब ये रिस्क को कम करने का तरीका है? जी, 2% का बेस साइज रखकर सरकार पहले बाजार का तापमान जांचती है। वह देखती है कि क्या संस्थागत निवेशक इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। अगर हाँ, तो ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल करके अतिरिक्त 2% बाजार में उतार दिया जाता है। बहुत ही स्मार्ट। ये बाजार को डराए बिना मांग के अनुसार आपूर्ति को एडजस्ट करने का एक बहुत ही परिष्कृत तरीका है। मतलब ये मांग के हिसाब से अपनी चाल बदलने का एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली। और इस पूरी प्रक्रिया की टाइमलाइन भी बहुत आक्रामक रखी गई है। बहुत तेज है। ये ओएफएस प्रक्रिया बुधवार को नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगी, यानी संस्थागत निवेशकों के लिए। हाँ, और फिर अगले ही दिन गुरुवार को ये रिटेल निवेशकों के लिए खोली जाएगी। और ये पूरी प्रक्रिया किसके प्रबंधन में हो रही है ये भी देखना जरूरी है। बिल्कुल, ये सीधे रेल मंत्रालय के अंतर्गत हो रहा है और इसे दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट उसकी सचिव अरुणीश चावला द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। और सरकार के इतने उच्च स्तर का इसमें शामिल होना ही इस बात का प्रमाण है कि ये विनिवेश लक्ष्य उनके लिए कितना अहम है, बिना किसी संदेह के। जब दीपम के सचिव स्वयं इस तरह के ओएफएस का प्रबंधन कर रहे हों तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल एक कंपनी के शेयर बेचने की बात नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये सरकार के व्यापक राजकोषीय घाटे को कम करने और उनके वार्षिक राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने की एक अहम कड़ी है। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना। हाँ, सरकार को इन पैसों की जरूरत है और उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि ये पूरी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के और सबसे बेहतरीन कीमत पर पूरी हो। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या मतलब? क्योंकि जब हम इन सारे आंकड़ों को एक साथ रखते हैं ना, तो एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला विरोधाभास सामने आता है। आप कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। एक तरफ हमारे पास ये डेटा है कि शेयर 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर है,
30% का भारी भरकम करेक्शन आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो कम्युनिटी सेंटिमेंट के आंकड़े हैं वे पूरी तरह से एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। बिल्कुल। इन आंकड़ों के अनुसार आज भी 80% लोग इस शेयर को खरीदना चाहते हैं और केवल 20% लोग इसे बेचना चाहते हैं। ये थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है कभी-कभी, है ना? मतलब शायद रिटेल निवेशकों को एक स्थिर शेयर से ज्यादा एक डिस्काउंट सेल पसंद आती है। शायद। लेकिन गंभीरता से सोचें तो जब शेयर इतनी तेजी से गिर रहा है तो इतने सारे लोग इसे पकड़ने के लिए क्यों दौड़ रहे हैं? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि रिटेल निवेशक और संस्थागत निवेशक इस गिरावट को दो बिल्कुल अलग नजरों से देख रहे हैं। कैसे? और इस 80% बाय सेंटिमेंट के पीछे जो सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक और गणितीय धुरी है वो है फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस? हाँ, सरकार ने इस ओएफएस के लिए 104 रुपए का न्यूनतम मूल्य यानी फ्लोर प्राइस तय किया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि सरकार किसी भी हालत में 104 रुपए से कम पर अपने शेयर नहीं बेचेगी। ओके। अब जरा वर्तमान ट्रेडिंग प्राइस को देखिए। हालिया आंकड़ों के अनुसार शेयर 104 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ, ये पिछले बंद स्तर 109 रुपए 44 पैसे से काफी नीचे आ चुका है। लेकिन ये 104 रुपए के फ्लोर प्राइस के बिल्कुल जादुई तरीके से करीब आके टिक गया। यहीं पर मुझे थोड़ा संदेह होता है। किस बात का? फ्लोर प्राइस 104 रुपए है और बाजार 104 रुपए 90 पैसे पर है। इसका मतलब है कि बाजार के मौजूदा भाव और सरकार के ओएफएस भाव में बमुश्किल 1% का अंतर है, या डिस्काउंट कह लीजिए। हाँ, अमूमन हम देखते हैं कि ओएफएस में रिटेल निवेशकों को लुभाने के लिए 5% या 7% का अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है। तो फिर बिना किसी भारी डिस्काउंट के भी ये 80% बाय सेंटिमेंट क्यों बना हुआ है? क्या ये 104 रुपए का स्तर सच में एक मजबूत सपोर्ट है या ये सिर्फ एक कृत्रिम स्तर है जो ओएफएस के खत्म होते ही ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है? ये एक बेहद ही तीखा और जरूरी सवाल है। तो इसका जवाब क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि जो रिटेल निवेशक है ना, वो इस 1% डिस्काउंट को बाजार के मौजूदा भाव से नहीं माप रहे हैं। तो वो इसे कैसे देख रहे हैं? वे इस 104 रुपए के फ्लोर प्राइस की तुलना 148 रुपए 95 पैसे के उस 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से कर रहे हैं। ओ अच्छा। उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि जो शेयर कुछ ही समय पहले लगभग 150 रुपए का था, वो आज सरकार द्वारा 104 रुपए में मिल रहा है। तो उनके लिए ये 1% का डिस्काउंट नहीं है, बल्कि ये अपने ऑल टाइम हाई से करीब 30% का डिस्काउंट है। बिल्कुल सही पकड़ी हैं आप। दूसरी बात जिसे आपने कृत्रिम स्तर कहा, आर्टिफिशियल लेवल। आर्टिफिशियल, हाँ, अभी के लिए ये 104 रुपए का स्तर बाजार में निवेशकों के लिए आगे की गिरावट के खिलाफ एक कुशन या एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। कुशन की तरह। बाजार का मनोविज्ञान यह मानकर चलता है कि अगर देश की सरकार ने खुद अपनी इतनी बड़ी और लाभदायक कंपनी का न्यूनतम मूल्य 104 रुपए तय किया है, तो इससे नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है। एग्जैक्टली। ये एक तरह का सॉवरेन बैकिंग वाला भरोसा है। और इसी वैल्यू इन्वेस्टिंग के नजरिए के कारण 80% लोग इस मौके को भुनाना चाहते हैं। ये कुशन वाली बात काफी तर्कसंगत लगती है, लेकिन हमें इस पूरी प्रक्रिया के परिमाण को नहीं भूलना चाहिए। इसके शेयरों का वॉल्यूम 33.08 मिलियन है। बहुत बड़ा वॉल्यूम है। बाजार में रोजाना करोड़ों शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं और इस 104 रुपए के फ्लोर प्राइस के आधार पर सरकार इस ओएफएस के जरिए बाजार से लगभग 5,430 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। 5,430 करोड़ रुपए। जब इतनी बड़ी मात्रा में तरलता बाजार से निचोड़कर निकाली जाती है तो इसका असर सिर्फ एक शेयर पर नहीं बल्कि पूरे सेक्टर पर पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा नहीं है कि ये विशाल धन उगाई बाजार की मौजूदा लिक्विडिटी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है? बिल्कुल चुनौती है। 5,430 करोड़ रुपए के शेयर जब अचानक से एक साथ बाजार में उतारे जाते हैं तो मौजूदा लिक्विडिटी को उसे पूरी तरह से सोखने में काफी समय लगता है, एब्जॉर्ब करने में। हाँ, एब्जॉर्ब करने में। और इसी वजह से खुले बाजार में कीमत तुरंत ओएफएस के फ्लोर प्राइस के पास आ जाती है। आप ही सोचिए, कोई भी निवेशक खुले बाजार से 109 रुपए में शेयर क्यों खरीदेगा जब उसे पता है कि गुरुवार को ओएफएस के जरिए उसे वही शेयर 104 रुपए के आसपास मिल सकता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। ये जो 52 वीक लो हम देख रहे हैं वो इसी बात का प्रमाण है कि बाजार हमेशा सबसे कुशल कीमत की ओर खुद को ढाल लेता है। तो ये विश्लेषण ना इस पूरी प्रक्रिया की जटिलता को बहुत ही स्पष्ट तरीके से सामने रखता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है।
तो अगर आज की इस विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटा जाए तो ये स्पष्ट है कि IRFC के शेयरों में आई ये भारी गिरावट कोई व्यावसायिक नाकामी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये भारत सरकार की 4% हिस्सेदारी बेचने की 5,430 करोड़ रुपए की मेगा योजना का सीधा परिणाम है। एकदम सही सारांश है। हमने ये भी समझा कि कैसे ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए 2% प्लस 2% की रणनीति बाजार के सप्लाई शॉक को कम करने के लिए अपनाई गई है, और बहुत ही चालाकी से अपनाई गई है। और सबसे अहम बात ये विरोधाभास कि शेयर भले ही 52 हफ्ते के निचले स्तर पर हो, लेकिन 104 रुपए का फ्लोर प्राइस एक मनोवैज्ञानिक कुशन का काम कर रहा है, जिसने 80% निवेशकों के भरोसे को बाई सेंटिमेंट के रूप में कायम रखा है। तो ये महज एक गिरावट नहीं है, बल्कि बाजार का एक बहुत बड़ा प्राइस एडजस्टमेंट है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें ना, तो ये पूरी घटना वित्तीय बाजारों के उस निर्दयी लेकिन सच्चे सिद्धांत को रेखांकित करती है। कौन सा सिद्धांत? कि बाजार में सप्लाई शॉक अल्पावधि में किसी भी शेयर के रुझान को मोड़ सकता है। बुनियादी बातें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जब रातों रात लाखों नए शेयर बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कीमत को नीचे खींच ही लाता है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा और इन तमाम विश्लेषणात्मक आंकड़ों के बाद इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और वो क्या है? जिस पर हर बाजार विश्लेषक को गहराई से विचार करना चाहिए। चूंकि ये 104 रुपए का फ्लोर प्राइस अभी एक तात्कालिक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दे रहा है, सोचने वाली बात यह है कि जब सरकार इतनी विशाल मात्रा में, यानी ग्रीन शू ऑप्शन के साथ, पूरे 52 करोड़ शेयर बाजार में उतार देती है, तो क्या ये उस शेयर की स्वाभाविक गति को लंबे समय के लिए पूरी तरह से बदल देता है? एग्जैक्टली। मोमेंटम को बदल देता है। क्या ये 5,430 करोड़ रुपए का OFS इस कंपनी की विकास यात्रा में सिर्फ एक छोटा सा स्पीड बम्प है, जिसे बाजार कुछ ही हफ्तों में सोख कर आगे बढ़ जाएगा? या फिर ये 52 करोड़ शेयरों की नई आपूर्ति इसके ऊपर एक स्थायी दबाव बना देगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब बाजार इस भारी भरकम आपूर्ति को पूरी तरह से पचा लेगा, तब बाजार पर नजर रखने वाले आम निवेशकों के लिए इस सरकारी शेयर का वास्तविक और दीर्घकालिक मूल्य क्या रह जाएगा? क्या ये शेयर कभी वापस 148 रुपए के उस सुनहरे स्तर को छू पाएगा? या फिर ये 104 रुपए का फ्लोर प्राइस ही आने वाले लंबे समय के लिए एक नया सामान्य स्तर बन जाएगा? न्यू नॉर्मल बन जाएगा। जी, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे चलकर नजर रखना बेहद दिलचस्प और जरूरी होगा। ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो बाजार के भविष्य की दिशा तय करेगा, और इस पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। मुझे बहुत मजा आया इस चर्चा में। इस विस्तृत और गहराई से की गई चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही सटीक और तथ्यपरक विश्लेषणों के साथ वापसी होगी, ताकि बाजार की समझ हमेशा एक कदम आगे रहे। तब तक के लिए बाजार की इन चालों को करीब से देखते और समझते रहें।